आप सभी का फिर से स्वागत है आपके अपने YouTube चैनल द बालाजी क्लासेस में। दोस्तों यहाँ पर हम देखेंगे जीके पार्ट 3 है, ये प्रैक्टिस सेट 3 है। यहाँ पर हम जीएस या जीके के मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस देखेंगे। आइए स्टार्ट करते हैं, ज़्यादा समय नहीं लेते हैं। यहाँ पर पहला प्रश्न दिया हुआ है कि प्राचीन भारतीय भौगोलिक मान्यता के अनुसार भारतवर्ष किस द्वीप का अंग है। तो ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, अच्छा क्वेश्चन है। इसी तरीके के क्वेश्चन आपके एसएससी जीडी कांस्टेबल सीएचएसएल इस तरीके के जो एग्जाम्स हैं या ग्रुप डी के जो एग्जाम्स हैं रेलवे के, इन सभी एग्जाम्स के लिए इसी प्रकार के प्रश्न मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन होते हैं। हर तरीके के प्रश्नों की मैं प्रैक्टिस कराऊंगा। वीडियो पे आप बने रहिए। लगातार आपको प्रैक्टिस सेट P1 P2 मिल चुके हैं। ये पार्ट 3 है, प्रैक्टिस सेट 3 बोल सकते हैं, पार्ट 3 बोल सकते हैं या P3 बोल सकते हैं। क्या बोल सकते हैं? P3। इस तरीके से आपको लगातार ये वीडियो मिल रही है। तो अगर चैनल पर नए हो तो सब्सक्राइब कर लीजिएगा, जिससे लगातार आपके एग्जाम तक इसी तरीके के बढ़िया बढ़िया क्वेश्चन आपको देखने को मिलेंगे। मैं हर एक क्वेश्चन पे जिस पे ज़रूरत होगी आवश्यकता अनुसार उसको और एक्सप्लेन करके भी आपको बताऊंगा। तो इस प्रश्न का जो सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, जम्बू द्वीप। बात करते हैं जम्बू द्वीप क्या है। तो जब ये भारत है, भारतीय जो भौगोलिक क्षेत्र है, तो उस समय जो पुरातन काल है वहाँ पर जो जम्बू द्वीप है उसको पृथ्वी का एकदम केंद्र बिंदु पर स्थित भाग माना जाता है और भारत भी इसी जम्बू द्वीप का एक भाग है। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, भारत में कितने राज्य समुद्र तट रेखा में हैं। तो भारत के मुख्य रूप से अगर हम देखेंगे तो 9 हैं, और वैसे अगर हम देखेंगे जो केंद्र शासित प्रदेशों को मिला ले तो 9 के प्लस 4 यानी कुल मिलाकर के लगभग 13, 9 4 13 ऐसे भाग हैं जो भारतीय राज्य समुद्र तट से संबंधित हैं। यहाँ पर कुछ मैंने इसको एक्सप्लेन करके और बताया हुआ है। भारत की अगर बात करें, एक प्रश्न ये भी बनता है कि भारत की कुल स्थलीय सीमा कितनी है। तो अगर आप ये पूरा आपका ये अगर इसको आप एक भारत के रूप में देख लेते हैं, सॉरी एक बार इसको सही से बना दें, अगर आप इसको पूरा एक भारत के रूप में देखते हैं तो यहाँ से लेकर के यानी पूर्व से लेकर पश्चिम तक, उत्तर से लेकर के दक्षिण तक, ये जो पूरा भाग है इसकी जो क्षेत्रफल इसका वो है कुल मिलाकर के 15,200। कितनी है? 15,200 है। जबकि भारत की मुख्य भूमि जो है वो तटीय क्षेत्र है, मतलब भारत की मुख्य भूमि का जो तटीय क्षेत्र है उसकी जो लंबाई है वो है 6100 किलोमीटर। और अगर भारत के जो केंद्र शासित प्रदेश हैं उनको भी मिला दें तो कुल मिलाकर कितनी हो जाएगी? 7,516.6 किलोमीटर। अब इसको अगर हम और देख लें तो मैंने यहाँ पर बताया आपको कि भारत में कुल कितने राज्य समुद्र तट से हैं। तो मुख्य भूमि पर अगर देखें तो 9, अगर केंद्र शासित प्रदेश उनको मिला ले तो हो जाएंगे 4, ये तो 9 4 13। भारत की कुल स्थलीय जो सीमा है वो कितनी है? तो 15,900 है। भारत की मुख्य भूमि पर जो तटीय लंबाई है वो कितनी है? तो 6100 है। सभी जो द्वीप हैं उनको सबको भी मिला लिया जाए तो उनको मिला करके 7,516.6 किलोमीटर। एक प्रश्न ये भी बनता है कि भारत का कौन सा ऐसा राज्य है जिसकी तटीय सीमा सबसे अधिक है, जो तटीय लंबाई है वो सबसे अधिक है। तो है आपका गुजरात। कौन सा है? गुजरात की जो तटीय लंबाई वो सबसे अधिक। ये भी इस प्रकार से 4-5 प्रश्न आपने यहाँ पर देख लिए। आइए आगे बढ़ते हैं, हम इसको मैप के माध्यम से समझ लेते हैं। जैसे आप देख रहे हैं कि भारत क्या है, भारत आप देख सकते हैं यहाँ पर जम्मू कश्मीर से लेकर के इस तरह से पूरी जो अवस्थिति है भारत की दी हुई है। तो ऊपर का जो ये पूरा पार्ट है, ऊपर का जो पूरा पार्ट है, इसको मैं कलर चेंज करके दिखाता हूँ आपको। ऊपर का जो ये पार्ट है यहाँ से लेकर के ये, तो ये जो भूमि है यहाँ पर किसी भी तरीके से समुद्र का कोई लेना देना नहीं है। तटीय क्षेत्र क्या होते हैं? जहाँ पर समुद्र से सीमा लग रही होती है। इसके अलावा इसके अगर हम जो समुद्री भाग को दिखाएं तो समुद्री भाग को आप यहाँ पर देख सकते हैं। समुद्री भाग को आप यहाँ पर से देख सकते हैं कि ये जो यहाँ से देख सकते हैं, ये जो पूरा भाग है, ये जो पूरा भाग है ये समुद्र से लगा हुआ भाग है। कहाँ तक गया है? ये आपका बांग्लादेश है। और यहाँ पर आपका जो वेस्ट बंगाल है, ये आपका जो वेस्ट बंगाल है, यहाँ पर ये पूरा वेस्ट बंगाल है। तो यहाँ से लेकर के पूरा ये जो भाग है नीचे तक, और ये जो ब्लैक लाइन जा रही है यहाँ तक क्या है? ये ऐसे राज्य हैं जो समुद्री सीमा को छूते हैं। तो देख लेते हैं कौन कौन से राज्य हैं, इसको हम देख लेते हैं। तो आप मैप के मैंने आपको बताया 9 राज्य, और कौन कौन से 9 राज्य है उसको भी हम देख लेते हैं। पहला आप देख रहे हैं ये है गुजरात। दूसरा आप देख सकते हैं ये क्या है? महाराष्ट्र। यहाँ पर ये आप देख सकते हैं दमन। इसके अलावा ये कर्नाटक है, केरल है, तमिलनाडु है, ठीक है ना, ये पुदुचेरी है, ये आंध्र प्रदेश है, ओडिशा है, और ये वेस्ट बंगाल है। तो इन सब राज्यों की सीमा है जो आपकी किससे लगती है? तटीय रेखा से मिलती है, तटीय क्षेत्र से संबंधित है।
ठीक है, आइए हम आगे देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन को। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। तो आपका नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 3। क्वेश्चन नंबर 3 हम देख लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 3 क्या दिया हुआ है कि भारत और पाकिस्तान के बीच अंतर्राष्ट्रीय सीमा किसके द्वारा सीमांकित की गई है। तो इस प्रश्न का जो सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, रेड क्लिफ के द्वारा रेखांकित की गई है। रेड क्लिफ ने इस लाइन का निर्धारण किया था। सर इनका नाम था सर सिरिल रेडक्लिफ। इन्होंने 17 अगस्त 1947 को जो सीमा आयोग है उसके द्वारा भारत और पाकिस्तान के मध्य रेडक्लिफ लाइन नामक एक जो सीमा रेखा है उसका निर्धारण किया था। कब? आज़ादी के बाद 17 अगस्त 1947 को। ठीक है, इससे जुड़े हम कुछ और जो अंतर्राष्ट्रीय सीमाएं हैं उसको भी देख लेते हैं। यहाँ पर अन्य सीमाओं को आप देख लीजिए। जैसे एक बार हम सभी सीमाओं को देख लेते हैं, क्योंकि प्रश्न आपके सीमाओं से रिलेटेड भी पूछे जा सकते हैं और वो किसी प्रकार के किसी भी देश की सीमाएं हो सकती हैं। तो जो अफगानिस्तान और पाकिस्तान की जो अंतर्राष्ट्रीय सीमा रेखा है उसका नाम है डूरंड रेखा। भारत और चीन के बीच में जो रेखा है उसको हम बोलते हैं मैकमोहन रेखा। भारत और पाकिस्तान अभी आपने देखा रेडक्लिफ रेखा। जर्मनी और फ्रांस के बीच में जो रेखा है उसको बोलते हैं सीगफ्रीड रेखा। इसके अलावा अगर हम देख लेते हैं तो भारत पाकिस्तान जो सीमा निर्धारण था इसे इस आधार इस मतलब जो है इसका भारत इसका पक्षधर नहीं था। जो 24 डिग्री समानांतर जो रेखा है भारत इसका पक्षधर नहीं था। भारत पाकिस्तान सीमा निर्धारण के लिए इसे आधार बनाने का पक्ष था। ठीक है, ये कुछ और रेखाएं देख लेते हैं। जैसे यहाँ पर लीबिया और सूडान के बीच जो रेखा वो 20 डिग्री समानांतर रेखा, 20 डिग्री उत्तरी समानांतर रेखा। मिस्र और सूडान के बीच में 22 डिग्री समानांतर रेखा। उत्तर कोरिया दक्षिण कोरिया के बीच 38 डिग्री समानांतर रेखा। संयुक्त राज्य अमेरिका और कनाडा यानी यूएसए और कनाडा के बीच में जो रेखा है वो 49 डिग्री समानांतर रेखा। फ्रांस जर्मनी के बीच में मैगिनॉट। जर्मनी पोलैंड के बीच में हिंडनबर्ग रेखा। जर्मनी और पोलैंड के बीच में हिंडनबर्ग रेखा। रूस और फिनलैंड के बीच में मार्जिनल और मैनर रहीम रेखा। ठीक है, तो इस तरीके से आपने कुछ रेखाओं को भी देख लिया है जो अंतर्राष्ट्रीय सीमा रेखा बनाती हैं। इनमें से किसी भी रेखा से आपके किसी भी अंतर्राष्ट्रीय सीमा रेखा से प्रश्न बन सकते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। निम्नलिखित में से कौन सा द्वीप भारत और श्रीलंका के मध्य स्थित है। दोस्तों अगर ये वीडियो आपको अच्छी लग रही है, क्वेश्चंस जो मैंने बनाए हैं या जो मेरा तरीका है अगर आपको अच्छा लगता है तो कृपया करके इसको आप लाइक जरूर कर देंगे। चैनल पर नए हो तो सब्सक्राइब जरूर कर दीजिएगा। नेक्स्ट देख लेते हैं कि निम्नलिखित में से कौन सा द्वीप भारत और श्रीलंका के मध्य में स्थित है। तो भारत और श्रीलंका के बीच में मुख्य रूप से दो द्वीप हैं। एक तो जो रामेश्वरम है तो भारतीय क्षेत्र के अंतर्गत आता है और दूसरा है मन्नार की खाड़ी, इस पर जो है वो श्रीलंका के क्षेत्र के अंतर्गत आता है। तो रामेश्वरम इस प्रश्न के अनुसार सही आंसर है। दूसरा है कि रामेश्वर और मन्नार ये दोनों इस प्रश्न के लिए यानी भारत और श्रीलंका के मध्य रामेश्वरम और ये मन्नार की खाड़ी दोनों स्थित है। नेक्स्ट देख लेते हैं। विश्व के 2.4% क्षेत्रफल। भारत क्या करता है, पूरे विश्व का लगभग 2.4% का जो क्षेत्रफल है वो निर्धारित करता है। भारत की भूमि है 2.4% पूरे विश्व की। इसके अलावा इस 2.4 जो क्षेत्र है इस क्षेत्रफल पर भारत विश्व की कितने प्रतिशत की जनसंख्या का पोषण करता है, वो पोषण करता है लगभग 17.5%। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। किस आधुनिक भारतीय राज्य में कोंकण, मराठवाड़ा और विदर्भ के क्षेत्र स्थित हैं। तो 1956 को जो ये भाषाई सीमा का जो निर्धारण किया था 1956 में, इसको आप याद रख सकते हैं। और सबसे पहले आंध्र प्रदेश का जो भाषाई रूप में जो है वो निर्धारण किया गया था। इसी के अनुसार 1956 में आपका जो ये पूरा भाग विदर्भ वाला भाग है, आपने सुना होगा कि जो विदर्भ की रणजी की टीम है पिछले साल वही रणजी मैच जीती थी। तो विदर्भ कहाँ पर है, तो विदर्भ है, मराठवाड़ा ये सब कहाँ पर है, ये है महाराष्ट्र में। कहाँ पर है, महाराष्ट्र में है। नेक्स्ट देख लेते हैं। अरावली एवं विंध्य श्रृंखलाओं के मध्य कौन सा पठार है। तो अगर आपको मैं बताऊं पठार, तो दो चीज़ें आपको समझ में आनी चाहिए। पहली चीज़ तो पर्वत श्रेणी क्या है, दूसरी चीज़ क्या है कि पठार क्या है।
तो पहले तो हम देख लें जो पर्वत हैं और जो उसकी चोटियाँ होती हैं, तो पर्वत की चोटियाँ इस तरीके से नकोल होती हैं यानी नुकीली होती हैं, और जो पठार होती है इनका जो शीर्ष है वो फ्लैटेड होता है, यानी इसमें नोक नहीं होती है। इस तरीके से एक टेबल नुमा होता है। ठीक है, तो यहाँ पर हमने देख लिया ये पर्वत श्रृंखला और ये पठार में क्या अंतर होता है। दूसरी बात है, जो प्रश्न आपका कह रहा है कि अरावली एवं विंध्य श्रृंखलाओं के मध्य कौन सा पठार स्थित है, तो ये जो स्थित है वो है आपका मालवा का पठार। कहाँ पर है? मालवा का पठार। मालवा के पठार जो है उसके पूर्व में उसके उत्तर दक्षिण में ये आपका कौन सा है? ये आपका अरावली पर्वत है। कौन सा है? अरावली पर्वत। इसी प्रश्न से एक और प्रश्न बनता है कि विश्व की सबसे जो प्राचीनतम पर्वत श्रृंखला है वो कौन सी है? तो विश्व की सबसे प्राचीनतम पर्वत श्रृंखला अरावली की है। ठीक है, इस प्रश्न को भी आप याद रखिएगा। अगर हम मालवा के पठार से संबंधित कुछ तथ्यों को देखें तो मालवा का पठार क्या है? एक त्रिभुजाकार है। किस तरह? त्रिभुजाकार पठार है जो मध्य प्रदेश के पश्चिमी भाग और राजस्थान के दक्षिणी पूर्वी भाग में फैला हुआ है। यह पूरा पठार ज्वालामुखी की काली मिट्टी से बना हुआ है। इसके उत्तर पश्चिम में अरावली पहाड़ियाँ और दक्षिण तथा कुछ हद तक पूर्व में विंध्य श्रेणी स्थित है। चंबल इस पठार की महत्वपूर्ण नदी है। इसके अलावा केन, बेतवा, सिंधु नदियाँ भी इसी पठार से होकर के गुजरती हैं। तो इस तरीके से आपने 5-6 क्वेश्चंस के कुछ फैक्ट यहाँ पर और देख लिए हैं। देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन दिया हुआ है कि निम्नलिखित में से कौन सा युग्म सुमेलित नहीं है। मैं आपसे बार बार कहता हूँ कि इस नहीं को ध्यान से रखिएगा, कौन सा सुमेलित नहीं है इसको आपको ध्यान से देखना है। तो कोयली गुजरात से संबंधित ये क्या है? ये एक तेल शोधक है। क्या है? कि तेल शोधक यहाँ पर है, तेल शोधक है जो कि शायद बड़ौदा में है। इसके अलावा ये जो नागपट्टिनम है ये आंध्र प्रदेश में नहीं है। इस प्रश्न का सही आंसर क्या हो जाएगा? इस प्रश्न का सही आंसर हो जाएगा नागपट्टिनम, आंध्र प्रदेश। ये गलत सुमेलित है, ये युग्म सुमेलित नहीं है। तो नागपट्टिनम कहाँ पर है? तो तमिलनाडु में। कहाँ पर है? तमिलनाडु का एक ये जिला है, एक लोकसभा क्षेत्र है। ठीक है, आइए नेक्स्ट देख लेते हैं। नेक्स्ट दिया हुआ है कि भारत की कौन सी पर्वत श्रेणी नवीनतम पर्वत श्रेणी है। भारत ही नहीं, अगर हम विश्व के संदर्भ में बात करें तो जो हिमालय की पर्वत श्रेणियां हैं, हिमालय की पर्वत श्रेणियां ये सबसे नवीन पर्वत श्रेणी है। हिमालय की जो पर्वत श्रेणी है वो विश्व की नवीनतम पर्वत श्रेणी है। ठीक है, यहाँ पर हम बात देख लेते हैं। अभी मैंने आपको बताया कि जो अरावली है ये विश्व की सबसे प्राचीन पर्वत श्रेणी है, सबसे प्राचीन पर्वत श्रेणी है, जबकि हिमालय सबसे नवीन पर्वत श्रेणी है, नवीनतम पर्वत श्रेणी है। इस तरीके से आपको ये बात समझ में आ गई होगी। नेक्स्ट देख लेते हैं, कुल्लू घाटी निम्नलिखित में से निम्नलिखित पर्वत श्रेणियों के बीच अवस्थित है। तो जो कुल्लू घाटी है सबसे पहले तो हिमाचल प्रदेश जहाँ तक कि आपका जो शिवालिक का पूरा जो शिवालिक पर्वत है, शिवालिक हिमालय है, शिवालिक हिमालय के आसपास तक का पूरा जो है ये क्षेत्र है, यहाँ पर कुल्लू घाटी पाई जाती है। इसके अलावा धौलाधार और पीर पंजाल ये जो हिमालय की ही पर्वत श्रेणियाँ हैं, हिमालय की क्या है ये? हिमालय की ही पर्वत श्रेणियाँ हैं, धौलाधार और पीर पंजाल, इन्हीं के मध्य कुल्लू घाटी पाई जाती है। नेक्स्ट देख लेते हैं, छोटा नागपुर का पठार है, इसकी सबसे ऊंची चोटी कौन सी है? तो इसकी सबसे ऊंची जो चोटी है वो है पारसनाथ। कौन सी है? पारसनाथ है। छोटा नागपुर पठार से संबंधित कई प्रश्न आते हैं। छोटा नागपुर का पठार आपका कहाँ पर? मुख्य रूप से जो सर्वाधिक जो क्षेत्र इसका विस्तारित है वो झारखंड में है, और यहाँ पर इसका जो मिनरल्स बहुत पाए जाते हैं। मुख्य रूप से यहाँ पर कोयले की भी खदान है। ठीक है, नेक्स्ट यानी ऑप्शन सी इस प्रश्न का आंसर था, पारसनाथ। नेक्स्ट देख लेते हैं, आर्यों ने भारत में किस दर्रे से होकर के प्रवेश किया था? तो ये दर्रा कौन सा था? खैबर। नेक्स्ट देख लेते हैं, बुर्जिल और जोजिला दर्रा निम्नलिखित में से किस राज्य में स्थित है? बुर्जिल और जो जोजिला दर्रा है ये जम्मू कश्मीर में स्थित है। बुर्जिल और जोजिला दर्रा जम्मू कश्मीर के राज्य में स्थित है। आइए हम दर्रों से रिलेटेड और भी कुछ फैक्ट देख लेते हैं। यहाँ पर आप देख रहे हैं, यहाँ पर मैंने एक मैप ले रखा है जिसके अंतर्गत आप देख सकते हैं कि ये पूरा जो भाग है वो जम्मू कश्मीर का भाग है। तो जोजिला भी आपने पढ़ा, पीर पंजाल, कराकोरम, बनिहाल और बुर्जिल, ये जो सभी दर्रे हैं कौन कौन से? ध्यान रखिएगा, जोजिला दर्रा, पीर पंजाल,
कराकोरम, बनिहाल और बुर्जिल दर्रा। ये कहाँ पर है? ये सभी जम्मू एंड कश्मीर में स्थित हैं। इसके अलावा बोमडिला, बोमडिला, यांगयाप, दिफू, बोमडिला, यांगयाप, दिफू, ये जो दर्रे हैं ये अरुणाचल प्रदेश में हैं। ठीक है। इसके अलावा अगर हिमाचल प्रदेश, यहाँ पर हिमाचल प्रदेश है, यहाँ पर ये हिमाचल प्रदेश है, तो यहाँ पर कौन कौन से दर्रे हैं? तो रोहतांग, शिपकिला, बड़ा लाचा। कौन कौन से? रोहतांग, शिपकिला, बड़ा लाचा, ये हिमाचल प्रदेश के दर्रे हैं। इसके अलावा कुछ और दर्रे जैसे तुजू दर्रा। तुजू दर्रा को हम देख लें। तुजू दर्रा, तो तुजू दर्रा कहाँ पर है? ये मणिपुर में है। तुजू दर्रा कहाँ पर है? तुजू दर्रा है आपका मणिपुर में। इसके अलावा हम कुछ और दर्रे देख लें, तो जो कुछ सिक्किम में दर्रे हैं जैसे नाथुला दर्रा। कौन कौन से? नाथुला दर्रा, नाथुला और जेलेपला। नाथुला और जेलेपला दर्रा ये कहाँ पर स्थित हैं? ये सिक्किम में स्थित हैं। इसी के साथ में हम और देख लेते जैसे उत्तराखंड में, तो उत्तराखंड में नीति, लिपुलेख, माना, नीति, लिपुलेख, माना दर्रा, ये सभी दर्रे कहाँ पर हैं? ये सभी दर्रे उत्तराखंड में हैं। वैसे अगर आपको ये दर्रे याद हो गए हैं तो बहुत अच्छी बात है। अगर नहीं याद हुए हैं तो मैं इनकी शॉर्ट ट्रिक वीडियो, शॉर्ट वाली एक वीडियो लेकर के आऊँगा, जिसके माध्यम से सभी दर्रे आपको बहुत आसानी से मुश्किल से 2-4-5 मिनट के अंदर याद हो जाएंगे। ऐसा मैं पूरी कोशिश करूँगा। ठीक है। लेकिन दर्रा से रिलेटेड जितने भी कुछ फैक्ट थे मैंने आपके साथ शेयर किए हैं। आइए नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन दिया हुआ है कि निम्नलिखित नदियों में से कौन सी एक नदी को विनाशक नदी कहा जाता है? क्या कहा जाता है? विनाशक नदी। किसको कहा जाता है? तो जो विनाशक नदी है वो कहा जाता है कोसी नदी को। कोसी नदी को ही बिहार का शोक कहा जाता है। किसका शोक कहा जाता है? बिहार का शोक। बिहार का शोक इसे क्यों कहते हैं? क्योंकि जो कोसी नदी है ये बिहार में लगभग हर दूसरे साल भयंकर बाढ़ लेकर के आती है, जिससे बिहार पूरी तरीके से क्षतिग्रस्त हो जाता है। इसके अलावा अगर हम इसका उद्गम स्थल देखें तो ये यानी इसका जो प्रवाह क्षेत्र है, तो तिब्बत से लेकर के नेपाल, तिब्बत, नेपाल और भारत के बीच इसका जो अपवाह क्षेत्र है, अपवाह क्षेत्र का मतलब जहाँ जहाँ ये नदी बहती है। तो विनाशक नदी कौन सी है? कोसी नदी। इसके अलावा नेक्स्ट क्वेश्चन हम देख लेते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन दिया हुआ है कि निम्नलिखित में से किस नदी को वृद्ध गंगा के नाम से जाना जाता है? मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन ये भी है। वृद्ध गंगा की अगर हम बात करें तो गोदावरी को भारत की वृद्ध गंगा कहा जाता है। नेक्स्ट देख लेते हैं, हिमालय काटकर एवं बहकर आने वाली जो नदियां हैं, तो हिमालय को काटकर और बहकर जो नदियां आ रही हैं वो कौन सी हैं? ब्रह्मपुत्र, सतलज और सिंधु। ब्रह्मपुत्र, सतलज और सिंधु। ठीक है। नेक्स्ट देख लेते हैं, पंजाब के निर्माण में सबसे महत्वपूर्ण नदियां कौन सी हैं? तो पंजाब का मतलब हो गया 5 नदियों का आब। 5 नदियों के आब से मिल करके पंजाब बना है। ठीक है ना। आब क्या होते हैं? तो 2 नदियों के बीच का जो क्षेत्र होता है बड़ा उपजाऊ होता है, बहुत उपजाऊ होता है, क्योंकि यहाँ पर जो पानी की पूरी व्यवस्था रहती है, पानी और जो नदियाँ हो अपने साथ बहुत सारा जो है वो नई नई मिट्टी से बहा करके लाती हैं। तो कुल मिलाकर के 2 नदियों के बीच के आब को, जगह को बोलते हैं आब। और इस प्रकार से पंजाब जब 5 नदियों के आब के बीच में बना हुआ है, इसलिए इसको बोलते हैं पंजाब। पहली बात। दूसरी बात यह है कि इस प्रश्न का आंसर पंजाब के निर्माण में सबसे महत्वपूर्ण नदी ऑप्शन डी सिंधु नदी है, क्योंकि जो 5 नदियां हैं वो सिंधु नदी के साथ में अपना अपवाह क्षेत्र या जो सहायक नदियां हैं सिंधु की। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं, भागीरथी निकलती है, तो भागीरथी कहाँ से निकलती है? तो गोमुख से निकलती है। भागीरथी कहाँ से निकलती है? गोमुख से। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं, टिहरी बांध निम्नलिखित में से किन 2 नदियों के संगम पर है? तो जो भागीरथी और भिलांगना, भागीरथी और जो भिलांगना नदी है, इसी के संगम पर ये टिहरी बांध स्थित है। टिहरी बांध विश्व का सबसे ऊंचा बांध है। नेक्स्ट देख लेते हैं, उमियम झील, उमियम झील कहाँ, किस राज्य क्षेत्र में है? कौन सा? उमियम झील। तो ये जो स्थित है वो मेघालय में। कहाँ पर है? मेघालय में। मेघालय में उमियम झील कहाँ पर है? तो मेघालय में है। इस प्रकार से हमने 20 महत्वपूर्ण प्रश्नों को देख लिया है। ये आपका जो वीडियो पार्ट था वो P3 था। इसके बाद आपको P4, P5 लगातार आपको, जब तक आपके एग्ज़ाम नहीं हो जाते हैं, आपके एग्ज़ाम जब तक नहीं हो जाते, हर आपके एग्ज़ाम के पहले तक लगातार आपको मोस्ट इंपॉर्टेंट जो क्वेश्चंस हैं, इसी तरीके से नए नए फैक्ट एक क्वेश्चन के साथ में मैंने तकरीबन 4-5 क्वेश्चंस
जो महत्वपूर्ण प्रश्न है उनके साथ बताने की आपको कोशिश की है। आई होप ये वीडियो आपको पसंद आई होगी। वीडियो अगर आपको पसंद आई है तो कृपया करके लाइक ज़रूर करिएगा। अपने जो दोस्त हैं जो आपके साथ तैयारी कर रहे हैं उनको भी शेयर करिएगा, ऐसे मैं उम्मीद करता हूँ। मिलते हैं आपसे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।